हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हमने पढ़ना शुरू करा था भारतीय संविधान, जिसमें हम बात कर चुके हैं भाग 1 की। मैंने दोस्तों आपके लिए बताया था कि हमारे संविधान में 22 भाग हैं। 22 भागों में से मैंने भाग 1 की बात कर ली थी। भाग 1 में मैंने आपके लिए बताया था संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक के अनुच्छेदों के लिए भाग 1 में शामिल किया गया है। मैंने भाग 1 पढ़ लिया था। अब उन्हीं उसी क्रम में बात करेंगे भाग 2 की। भाग 2 में कहा गया है नागरिकता के बारे में। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। आज हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक के अनुच्छेदों के लिए भाग 2 में शामिल किया गया है। इन्हीं अनुच्छेदों के बारे में आज पढ़ेंगे। दोस्तों, नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नागरिकता दो तरह की होती है। पहली एकल नागरिकता और दूसरी दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता वो होती है कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता है। अगर आप किसी दूसरे देश में चले गए तो आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। ये तो रही पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं और भारत के किसी भी राज्य में रह रहे हैं तो आपके लिए भारत का नागरिक कहा जाएगा। आपके लिए पार्टिकुलर उस राज्य का नागरिक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। हमारे देश में एकल नागरिकता चलती है। हमारे देश में केवल देश की नागरिकता को अपनाया जाता है। अब बात करेंगे दोहरी नागरिकता के बारे में। दोहरी नागरिकता का मतलब है कि जिस जगह राज्य और देश दोनों की नागरिकता प्राप्त करनी पड़े, वहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया जाता है। जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। वहाँ राज्य की भी नागरिकता अपनानी पड़ती है और देश की भी नागरिकता अपनानी पड़ती है। इसी तरह स्विट्जरलैंड भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। चलिए, अब हम बात करते हैं भाग 2 की। भाग 2 पढ़ने से पहले मैंने आपके लिए बताया था पिछली क्लास में। मैंने कहा था कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। दोस्तों, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, तब उसी समय हमारे संविधान के 15 अनुच्छेदों के लिए लागू कर दिया गया था। वो 15 अनुच्छेद कौन से थे? वो नागरिकता और निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद थे। उनके लिए 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। अब दोस्तों, हम बात करेंगे अनुच्छेद 5 की। अनुच्छेद 5 में नागरिकता की परिभाषा के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? नागरिकता की परिभाषा के बारे में। दोस्तों, अब नागरिकता की कुछ शर्तें होती हैं। नागरिकता की शर्तों के बारे में पढ़ेंगे कि अगर आप वो व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, मतलब उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। दूसरी कंडीशन है कि उसके माता पिता में से कोई एक भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो तो भी उसके लिए भारतीय नागरिक कहा जाएगा। तीसरी कंडीशन है कि वह व्यक्ति जो कम से कम भारत में 5 वर्ष से निवास कर रहा हो, वो भी भारतीय नागरिक कहा जाएगा। ये तो रहीं 3 शर्तें, हमारी नागरिकता की 3 शर्तें रहीं। अब बात करेंगे अनुच्छेद 6 के बारे में। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब हमारे दो देश को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक भाग था पाकिस्तान, दूसरा भाग था भारत। दोस्तों, जब विभाजन हुआ तो 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, लेकिन उसी समय जो
लोग रहते थे उन लोगों से कहा गया था कि अगर आप चाहें तो पाकिस्तान में भी रह सकते हैं, अगर आप चाहें तो भारत में भी रह सकते हैं, जो जहाँ रहना चाहे वहाँ रह सकता है। तो कुछ व्यक्ति पाकिस्तान से भारत भी आए, कुछ भारत से पाकिस्तान भी गए, लेकिन जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए कुछ प्रावधान किए गए। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए एक डेट दी गई थी 19 जुलाई 1948। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए उनके लिए कोई नागरिकता उनके लिए स्वतः ही नागरिकता प्रदान कर दी गई, उन्हें स्वतः ही नागरिकता मिल गई। लेकिन वो व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए तो उनके लिए कहा गया कि वो व्यक्ति जो बाद में आए हैं उनको 6 महीने के अंदर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आया उसने 6 महीना के भीतर पंजीकरण करवा लिया, उनके लिए भारत की नागरिकता प्रदान की गई। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 7 की। अनुच्छेद 7 में कहा गया है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में। दोस्तों कुछ लोग भारत से पाकिस्तान भी गए, जो लोग भारत से पाकिस्तान गए उन लोगों की नागरिकता जब वो पाकिस्तान चले गए तो उनकी भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया गया। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता के प्रावधान। मतलब अब जानेंगे कि भारतीय मूल के लोग कौन होते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि भारतीय नागरिक क्या है। भारतीय नागरिक वो लोग हैं जो इस समय भारत में रह रहे हैं, उन्हीं को हम भारतीय नागरिक कहते हैं, और उनका जन्म भारत में भी हुआ हो वो सभी भारतीय नागरिक कहलाएंगे। प्रवासी भारतीय किसे कहते हैं? वो व्यक्ति जो भारत के तो हैं, उनके पास भारतीय नागरिकता तो है, लेकिन वो इस समय कहाँ रह रहे हैं? विदेश में रह रहे हैं, उन्हीं के लिए हम प्रवासी भारतीय कहते हैं। भारतीय ये मूल के लोग कौन होते हैं? अब जानेंगे भारतीय मूल के लोग। भारतीय मूल के लोग वे लोग होते हैं कि जो पहले भारत के नागरिक थे, लेकिन कुछ समय बाद वो कहाँ चले गए? विदेशों में चले गए, और विदेश में चले गए उन्होंने वहाँ की ही नागरिकता ले ली। जब उन्होंने वहाँ की नागरिकता ले ली, उन्हीं व्यक्तियों के लिए, उन्हीं लोगों को भारतीय मूल के लोग कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारतीय मूल के लोग कौन हैं। भारतीय मूल के लोगों के ही बारे में अनुच्छेद 8 में बताया गया है, उनकी नागरिकता के प्रावधान के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 8 में। अब बात करेंगे अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि नागरिकता का निलंबन। अब नागरिकता का निलंबन क्या होता है? बात करेंगे नागरिकता का निलंबन। नागरिकता का निलंबन क्या होता है दोस्तों? अगर आप भारत के निवासी हैं, आपके पास अगर भारत की नागरिकता है, अगर आप किसी दूसरे देश में चले जाते हैं और आप वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो आपकी नागरिकता भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, मतलब निलंबित कर दिया जाएगा। जब आपकी नागरिकता निलंबित कर दी जाएगी तो आप वहाँ के ही नागरिक रह जाएंगे। यही प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है? अब अनुच्छेद 10 की बात करेंगे। अनुच्छेद 10 में कहा गया है नागरिकता के अधिकारों का संरक्षण। नागरिकता के अधिकारों का संरक्षण का मतलब होता है अगर जब तक आपकी नागरिकता आपकी नागरिकता से आपको वंचित ना किया जाए, मतलब आपकी नागरिकता समाप्त ना की जाए, जब तक आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी तब तक आपके अधिकार बने रहेंगे। अब किन अधिकारों की बात कर रहे हैं हम? वो अधिकार भाग 3 में हम पढ़ेंगे। वो अधिकार हैं मौलिक अधिकार। मैंने बात की मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जब तक आपके बने रहेंगे, जब तक आपको नागरिकता से समाप्त नहीं किया जाएगा, मतलब वंचित नहीं किया जाएगा। अब बात करेंगे अनुच्छेद 10 की, वो अनुच्छेद 11 की। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद चाहे तो नागरिकता के कानूनों में संशोधन कर सकती है। संसद के पास ये अधिकार है कि वह नागरिकता के कानूनों में संशोधन कर सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके और भारतीय नागरिकता को समाप्त करने के तरीके। अब त्यागने और समाप्त करने नागरिकता कैसे मिलती है और कैसे समाप्त की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों नागरिकता अधिनियम 1955
मतलब नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में। जब यह नागरिकता अधिनियम आया था उसके बाद इसमें 6 बार संशोधन किए गए। पहला 1986 में इसमें संशोधन किया गया, 1992 में संशोधन किया गया और 2003 में संशोधन किया गया। इसके बाद 2005 में संशोधन किया गया, 2015 में संशोधन किया गया, 2019 में संशोधन किया गया। ये 6 बार हमारे नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किए जा चुके हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके होते हैं। हम भारतीय नागरिकता प्राप्त करते हैं, लेकिन वो 5 तरीके होते हैं, उन 5 तरीके से हम भारतीय नागरिकता प्राप्त करते हैं। वो 5 तरीके कौन-कौन से हैं, उन्हीं 5 तरीकों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहली कंडीशन है कि जन्म से नागरिकता। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कहा गया था कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का भारत में जन्म हो गया है वो भारत का नागरिक बन जाता था। यह कानून लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन 1986 में एक संशोधन किया गया और उसके तहत कहा गया कि वो व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, मतलब भारत में तो उसका जन्म हुआ ही हो, लेकिन उसके माता पिता भी भारतीय नागरिक होने चाहिए, तब यह कंडीशन लागू होती थी। उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि वंशानुगत नागरिकता। वंशानुगत का मतलब होता है कि वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाए, उसके लिए वंशानुगत नागरिकता कहते हैं। जैसे कि अगर आप भारतीय हैं, आपका जन्म अगर आपके माता पिता भारतीय हैं और आपका जन्म किसी दूसरे देश में होता है, तो आपके लिए भी भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आपके माता पिता भारतीय नागरिक हैं। इसके बाद एक नागरिकता अधिनियम 1955 में एक संशोधन किया गया था 1992 में। तब कहा गया था कि आपको माता के आधार पे भी भारतीय नागरिक बनाया जाएगा। अगली कंडीशन है पंजीकरण से नागरिकता। अब पंजीकरण से नागरिकता किन लोगों को दी जाती है? अभी मैंने आपको बताया था कि भारतीय मूल के लोगों के बारे में अभी मैंने आपको पढ़ाया था। जो भारतीय मूल के लोग होते हैं वो विदेश में रहते हैं, अगर वो लोग चाहें भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहें तो वो लोग भारत में आ सकते हैं और पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए कंडीशन होती है कि वो कम से कम 6 साल से भारत में रह रहे हों, लेकिन लगातार 12 महीने से भारत में रह रहे हों, उनके लिए नागरिकता मिलेगी। अगली है कि देशीयकरण से नागरिकता। देशीयकरण से नागरिकता का मतलब होता है कि वो लोग जो विदेशी हैं, अगर कोई भी विदेशी भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वह भारत में कम से कम 11 साल से रह रहा हो, लेकिन लगातार उसको 12 महीने हो चुके हों भारत में रहते हुए, तो उसके लिए देशीयकरण से नागरिकता दी जाती है। लेकिन एक संशोधन किया गया था 2019 में। इस संशोधन के बाद इस संशोधन में कहा गया था कि अगर कोई विदेशी भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसको भारत में 5 साल रहना पड़ेगा। वह भारत में 5 साल से रह रहा हो और लगातार उसे 12 महीने हो चुके हों भारत में रहते हुए, तो उसके लिए देशीयकरण से नागरिकता मिल जाएगी। अगला है विलय से नागरिकता। अब आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि विलय से नागरिकता। विलय का मतलब होता है अगर हम किसी चीज़ को शामिल कर लें, उसी को विलय बोलते हैं। जैसे कि अगर हम किसी दूसरे देश के किसी क्षेत्र को हम अपने देश में शामिल कर लें और उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, अगर वो क्षेत्र शामिल हो जाएगा तो उस क्षेत्र के लोगों को स्वतः ही भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। इसे कहते हैं विलय से नागरिकता। दोस्तों, मैंने पढ़ाया था आपके लिए पिछली क्लास में 35वां संविधान संशोधन। 35वें संविधान संशोधन के तहत मैंने बताया था कि सिक्किम राज्य के लिए भारत में शामिल किया गया था, मतलब भारतीय संघ का उसे हिस्सा बना लिया गया था। लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, तब सिक्किम के लिए भारतीय राज्य का दर्जा मिल गया।
तो जब सिक्किम के लिए भारत में शामिल किया गया था, तो वहाँ की जो जनसंख्या थी, वहाँ के जो लोग थे, वो लोग भी भारत में आ गए, उनके लिए स्वतः ही भारतीय नागरिकता मिल गई, वो सब भारतीय नागरिक कहलाने लगे। अब हम बात करेंगे भारतीय नागरिकता समाप्त करने के 3 तरीके। अब अभी तो मैंने पढ़ा कि नागरिकता प्राप्त कैसे की जाती है, ठीक? प्राप्त करने के 5 तरीके। अब हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता समाप्त करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि स्वतः ही त्याग देना। दोस्तों, हम खुद भी अपनी नागरिकता त्याग सकते हैं, मतलब स्वतः भी हम कह सकते हैं कि हम इस देश के नागरिक नहीं रहना चाहते हैं। अगली कंडीशन है कि सरकार द्वारा निलंबन। सरकार द्वारा निलंबन का मतलब होता है कि आपकी जो नागरिकता है वो सरकार द्वारा समाप्त कर दी जाए। सरकार द्वारा जब समाप्त की जाती है, जब आप अगर भारतीय हैं और किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे, तो आपकी जो नागरिकता है वो सरकार के द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। अगली कंडीशन है नागरिकता से वंचित करना। नागरिकता से वंचित करना का भी मतलब होता है कि आपकी नागरिकता को आपको नागरिकता आपकी छीन ली जाए, मतलब आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाए। वो 3 तरीके होते हैं समाप्त करने के। आपसे जब ही नागरिकता छीनी जाएगी, जब आप अगर पागल हैं, कोई भी व्यक्ति पागल है, तो जो व्यक्ति पागल है उससे भी भारतीय नागरिकता छीन ली जाती है, क्योंकि उस वो पागल व्यक्ति से इसलिए नागरिकता छीनी जाती है क्योंकि वो पागल होता है। दिवालिया। दिवालिया का मतलब होता है वो व्यक्ति जो भारत से कर्ज ले चुका हो, मतलब भारत सरकार से उसने कर्ज लिया हो और चुका ना पाया हो, उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति दिवालिया घोषित कर दिया गया है, तो उसको भी नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। अगली कंडीशन है देशद्रोही। वो व्यक्ति जिस पर देशद्रोही का आरोप लगा हो, या उसने ऐसा कोई काम किया हो जो जिससे हमारे देश के लिए ठेस पहुंचा हो, उसी के ऊपर देशद्रोही का आरोप लगता है। जिस व्यक्ति पर देशद्रोही का आरोप लगा हुआ होगा, उस व्यक्ति से भी नागरिकता छीन ली जाएगी, मतलब उसे भी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ये तो रहे नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, ये रहे नागरिकता समाप्त करने के तरीके। आज दोस्तों मैंने आपके लिए भाग 2 पढ़ा दिया है, उसमें मैंने नागरिकता के सभी अनुच्छेद पढ़ाए हैं, फिर मैंने आपको बताया नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, नागरिकता समाप्त करने के तरीके। दोस्तों, अगर आपको यह मेरी क्लास अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना। अगली क्लास में पढ़ेंगे भाग 3। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।